Assalamualaikum everyone. Today we are going to discuss the concept of shell. लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने श्रोडिंगर के एटॉमिक मॉडल को डिस्कस किया था। ठीक है, आज हमने कॉन्सेप्ट ऑफ शेल को डिस्कस करना है। ठीक है, अच्छा ये कॉन्सेप्ट ऑफ शेल एंड सब शेल को हम क्यों डिस्कस करते हैं? वो करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ने के लिए। ठीक है, असल में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करना होता है कि इसके लिए हमें शेल और सब शेल का कॉन्सेप्ट चाहिए होता है। ठीक है, अब शुरू करते हैं। व्हाट इज शेल? आप लोगों ने बोहर का एटॉमिक मॉडल पढ़ा था। ठीक है, बोहर के एटॉमिक मॉडल में क्या उसने डिस्कस किया था कि एक न्यूक्लियस होता है सेंटर में, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज, उसके अराउंड एम्प्टी स्पेस होती है जिसके अंदर क्या होते हैं, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ या फिक्स्ड शेल्स होते हैं। ठीक है, सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है और उसके अराउंड जो एम्प्टी स्पेस होती है उसके अंदर जो है वो एनर्जी लेवल्स होते हैं, या फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स कह लें, या शेल्स कह लें, या फिर ऑर्बिट्स कह लें। ठीक है, ये हमने एटम का क्या पढ़ा था, स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये एटम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस एटम के अंदर न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ रिसाइड करते हैं? इस एटम में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रिसाइड करते हैं, ये कहाँ लोकेटेड होते हैं? तो वो होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड जो एम्प्टी स्पेस होती है उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। और ये जो एम्प्टी स्पेस है न्यूक्लियस के अराउंड, उसके अंदर क्या वो वहां क्या लोकेटेड होते हैं, एनर्जी लेवल्स होते हैं, ये एनर्जी शेल्स कहते हैं। ठीक है, अब क्या है, ये जो एनर्जी लेवल्स है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, इस एनर्जी लेवल ये कह लें कि ये जो शेल्स होते हैं असल में इलेक्ट्रॉन यहाँ लोकेटेड होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ लोकेटेड होते हैं, इन शेल्स के अंदर होते हैं, इन शेल्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। और ये शेल्स, ये जो शेल्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हमने शेल का कांसेप्ट लेना जरूरी था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। अब ये जो शेल्स है इनका नाम दे देती हूं मैं, ये क्या कहलाते हैं, या कह लें कि फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स कह लें, या फिर इन्हें शेल्स कहा जाता है, या फिर इन्हें क्या कहा जाता है, ऑर्बिट्स। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है, ये क्या है, तमाम नाम इसके, फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स या फिर शेल या फिर ऑर्बिट्स। ठीक है, अच्छा अब यहां पर आए, इस पॉइंट पे आए कि फिक्स्ड एनर्जी लेवल क्यों कहा जा रहा है, फिक्स्ड क्यों कहा जा रहा है, मकसद ये। तो ये बात याद रखिएगा कि ये जो एनर्जी लेवल्स होते हैं ना, ये जो शेल्स होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, इनकी जो एनर्जी होती है हर पर्टिकुलर शेल की अपनी फिक्स्ड एनर्जी होती है। ठीक है, हर पर्टिकुलर शेल की एक अपना फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। ठीक है, इनकी एनर्जी चेंज नहीं होती, फिक्स्ड एनर्जी होती है हर शेल की। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन उसी के मुताबिक जो है उस शेल में पाया जाता है। ये बात हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैं एक और पॉइंट आपको बता दूं कि जो शेल्स होते हैं ना, इनको हम इनको क्वांटम नंबर से डिनोट करते हैं, क्वांटम नंबर से हम इसे डिनोट करते हैं। वैसे तो क्या होता है कि ये जो शेल्स होते हैं ना, किसी एटम में अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ शेल भी पाए जाते हैं, या कह लें कि इनफाइनाइट शेल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन कॉमनली हम क्या डिस्कस करते हैं, कॉमनली हम सिर्फ और सिर्फ 7 शेल्स को डिस्कस करते हैं, दैट इज K L M N O P Q। सही है, ये क्या, ये 7 शेल्स हैं जिन्हें हम कॉमनली डिस्कस करते हैं, वरना किसी एटम के अंदर इनफाइनाइट शेल्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये जो K L M N है इसको हमने सीक्वेंस वाइज क्यों बोला? ठीक है, इन हमने सीक्वेंस कैसे दिए, इनके क्वांटम नंबर के थ्रू। ठीक है, इन शेल्स को हम उनके क्वांटम नंबर के थ्रू डिनोट करते हैं, जो कि कहलाता है
या कह लें कि उसके जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स रिसाइड करते हैं, उनकी दो किस्म की एनर्जी वो पॉसेस करते हैं, ठीक है। दैट इज नंबर 1 क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी, और नंबर 2 क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। नंबर 1 इज बाइंडिंग एनर्जी एंड नंबर 2 इज पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे बुक में आपकी एक बात लिखी हुई है कि जैसे जैसे क्या होता है कि शेल न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा, जैसे जैसे शेल न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा, उसकी जो एनर्जी है वो क्या होगी, इंक्रीज होती रहेगी। जैसे जैसे जब वो शेल दूर जाता जाएगा, उसकी एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज। ये जो एनर्जी है ये इंक्रीज होती जा रही है। लेकिन उन्होंने इस बात को जब वो सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया कि कौन सी एनर्जी की बात हो रही है। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास दो किस्म की एनर्जी होती है, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल में एटम बनाती है न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल ये, सेकंड शेल ये, थर्ड शेल, ठीक है। इसके अंदर आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर आ गए 8 इलेक्ट्रॉन्स, सही है। इसके अंदर आ गए 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि इस इलेक्ट्रॉन की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, इस इलेक्ट्रॉन की, वो सबसे ज्यादा कम होती है, सही है। वो बुक में आपकी क्या बात की मैंने कि जैसे जैसे शेल न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा, उसकी एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होती रहेगी। तो वो बात किसकी हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है। जैसे जैसे शेल जब वो न्यूक्लियस से दूर जाएगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती रहेगी, सही है। उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होने का क्या मतलब है कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी पोटेंशियल एनर्जी जैसे जैसे वो न्यूक्लियस से दूर वाले शेल में रिसाइड करेंगे, उनकी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी बात करते हैं बाइंडिंग एनर्जी की, जो आपके बुक में गिवन नहीं है, लेकिन आपको बता दूं कि बाइंडिंग एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन के पास होती है, ठीक है। ये बाइंडिंग एनर्जी इस पोटेंशियल एनर्जी से बिल्कुल अपोजिट काम करेगी, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा कोई इलेक्ट्रॉन, उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। यहाँ पे क्या है कि बाइंडिंग एनर्जी जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएगा जो इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल ये जो के शेल का इलेक्ट्रॉन है और जो एच शेल का है, इसमें से सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी किसकी होगी, तीनों शेल में से के शेल की होगी, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या है, यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी जैसे जैसे ऊपर जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी कम होती रहेगी, सही है। अब ये बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या है, ये बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है वो एनर्जी जो जो प्रोटॉन्स होते हैं ना, वो एक्सर्ट कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, ठीक है। वो कहाँ के प्रोटॉन्स, ये न्यूक्लियस के। इसके अंदर क्या होता है, एक होता है न्यूट्रॉन और एक होता है प्रोटॉन, ठीक है। अब जो न्यूट्रॉन होता है वो तो आप लोगों को पता है कि ये क्या है, एक न्यूट्रल स्पीशी है। ये न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रल स्पीशी, इसके ऊपर तो कोई चार्ज है ही नहीं, तो वो जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो कैसे एक्सर्ट करेगी, वो नहीं कर सकता। तो जो फोर्स एक्सर्ट करेगी वो क्या होगा, प्रोटॉन होगा, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है जो उसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट करता है किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर, सही है। तो जो इलेक्ट्रॉन के शेल में है, इसके ऊपर सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो रही है, एक्सर्ट हो रही है बाय प्रोटॉन, जिसकी वजह से वो के शेल में मौजूद है, सबसे करीब वाले शेल में मौजूद है, ठीक है। इससे कम किसकी होगी बाइंडिंग एनर्जी, एल शेल की, एल शेल वाले इलेक्ट्रॉन की। उससे कम किसी होगी, एम शेल वाले इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स शेल टू शेल क्या होंगे, दूर जाते जाएंगे न्यूक्लियस से, उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, लेकिन उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कम होती रहेगी, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी कम होती रहेगी। अब एक और बात कि जो आप कहते हैं ना कि एटम का जो इनफाइनाइट शेल होता है, जो कहने के लास्ट शेल होता है, उसके इलेक्ट्रॉन की जो बाइंडिंग एनर्जी होती है ना, वो ऑलमोस्ट 0 होती है, सही है। जो इनफाइनाइट शेल होता है या कहने के जो लास्ट शेल होता है किसी भी एटम का, उसकी बाइंडिंग एनर्जी ऑलमोस्ट 0 होती है, तभी वो सबसे लास्ट वाले शेल में रिसाइड कर रहा होता है। उस पे प्रोटॉन की से लगने वाली जो फोर्स है वो सबसे कम होती है, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया तो क्या होगी, फोर्स कम हो जाएगी। ये आप कूलम्ब्स लॉ में पढ़ेंगे फिजिक्स के, सही है, कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा फोर्स क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, जो बाइंडिंग एनर्जी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। जब आप कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे तब आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट लेंगे, जो डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस कह लें या रेडियस कह लें, वो क्या होता है, ये हमने तो एनर्जीज पर डिस्कस किया, अब करते हैं डिस्टेंस को या रेडियस को।